गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपने हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मधुबन 8वीं कक्षा का लेसन जो है, नया लेसन है वो हम, और ये हमारे यूनिट टेस्ट का आखिरी लेसन है। ठीक है बच्चों, अब तक हमने चार लेसन हमारे हो चुके हैं। तो सबसे मधुबन एक है साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू है। एक लेखक ने दूसरे लेखक की लिया हुआ इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू कब लेते हैं, किसका लेते हैं? जो हमारे लिए कोई प्रेरणा स्थान है, जिससे हम कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसे महान व्यक्ति के हमेशा इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसमें से अनुराग वर्मा जी है इंटरव्यू कार्य, मतलब ये साक्षात्कार ले रहे हैं, होस्ट करते हैं ना हम, कास्ट ओ। और देखो, ये तो यहाँ पे परिचय किनका है? अनुराग जी है, और जो लेखक है वो दूसरे कोई और है। अभी उसके बारे में हम देखेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। उनका जो विपुल मतलब बहुत ज़्यादा, आपकी भाषा धारा प्रभाव सरल एवं आशय संपन्न है। आप हिंदी के जाने माने लेखक है, मतलब अनुराग वर्मा जी तो लेखक है ही, लेकिन वो मधुबन में जो लिख रहे, तो जो दूसरे लेखक है उनके बारे में। अभी दूसरे लेखक कौन से? प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। किसका किया है? राजकुमार वर्मा जी। मतलब यहाँ पे कितने लेखक है? 2। एक अनुराग वर्मा जो खुद लेखक है, और दूसरे जो है राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यह अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं, और डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए, मतलब बड़े अच्छे से उत्तर उन्होंने दिए। अभी लेखक जो है, मतलब एक लेखक दूसरे लेखक की जानकारी हमें इस पाठ में दे रहा है। तो इसके लिए हम मधुबन क्या है ये देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो उनके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। अमिताभ बच्चन आपको अच्छे लगते हैं तो उनके आप इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनके पिक्चर्स देखते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके बारे में जो कुछ भी आया है वो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसी तरह अनुराग वर्मा जी, डॉक्टर वर्मा जी का, अभी ये डॉक्टर लगाया मतलब वो डॉक्टर इंसानों के नहीं है, तो उनके क्षेत्र में उनके डॉक्टरी उन्होंने पदवी ली है, इसके लिए डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी उन्हें कहते हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं पेज नंबर 11 पे। देखो यहाँ पे परिचित क्रमांक 1 चालू होता है। पहला हम देखेंगे, सुबह का समय था, मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास पर मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। अभी प्रयाग जो है एक गांव है, क्या है? गांव है, और ये गांव स्टेशन के पास, मतलब जो भी स्टेशन होगा उसके पास स्थित, मतलब पास ही मधुबन की ओर, मतलब मधुबन ये डॉक्टर राजकुमार वर्मा के घर का नाम है। क्या है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा के घर का नाम है मधुबन। पूरी रफ्तार से वो चले जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनको मिलने का समय था। अगर बड़े आदमी है तो अगर उनसे मिलना हो तो पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, मतलब इन शॉर्ट उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उसी तरह डॉक्टर वर्मा ने भी उनको समय दिया था कि सुबह 10 बजे आ जाओ, मैं तुम्हें आपको जो भी पूछना है वो मुझे टाइम दूंगा, इस तरह से उसने कहा है। अरे वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब के विभिन्न उत्सवों, मतलब प्रोग्राम में, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे कि हम हमारे जैसे गैदरिंग होता है, कुछ बख्शिश मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है, ऐसे ही साहित्यकारों के भी प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ उनके देखा है। संगोष्ठियों में देखा। संगोष्ठियाँ क्या होती है? जो अभी अगर साहित्यकार है, बहुत सारे लेखक है, कवि है, तो उनका एक प्रोग्राम होता है, तो एक साथ वहाँ पे बहुत सारे आते हैं, जमा होते हैं, और अपने विषय के बारे में चर्चा करते हैं। क्या नया साहित्य में आया है, अभी उसकी अच्छी बात कौन सी है, ये सारी बातों में जो चर्चा करते हैं ना, वो जो प्रोग्राम होता है ना, उसको संगोष्ठियों कहते हैं। एवं सम्मेलन तो आपको मालूम है, मैं देखा था, परंतु इतनी निकट से मुलाकात करने का ये मेरा
पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार मतलब बहुत सारे विचार एक साथ। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, उनका व्यवहार कैसे होगा, वो मुझे अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि नहीं, मुझसे अच्छी बात करेंगे कि नहीं, ये सारे विचार उनके मन में चल रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब और कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनुष्य का आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। मतलब ऐसे सोचते सोचते वो अपने घर के पास आ गए, काफ़ी साहस करके। मतलब देखो बड़ा आदमी है तो उसके घर की बेल बजाने में बहुत हमें तकलीफ होती है, हम बहुत साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी है? मतलब नौकर का भी पता था कि अनुराग जी आने वाले हैं। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आए और अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछ लिया। मतलब दरवाज़ा नौकर ने खोला, उसने पूछा कि आप अनुराग जी है, और उन्होंने उसको अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं, इतना ही कहा और चला गया। और तभी डॉक्टर साहब आ गए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग के जो आपके जीवन में संबंधित है और उनके आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। तो कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ जो घटनाएं जो महत्वपूर्ण है, जो औरों के लिए प्रेरणा बन सकती है, इंस्पिरेशन बन सकता है, तो ऐसी जानकारी मुझे आपसे चाहिए, तो इसके लिए मैं आया हूँ। और डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि पूछिए। हालांकि हमारा जो पैराग्राफ यहीं पे है, लेकिन मैं यहाँ तक करती हूँ। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जो आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। ये किसने पूछा है? अनुराग वर्मा जी ने। किनको पूछा है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा को। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा वर्कबुक का पहला जो परिच्छेद है वो यहाँ तक ही। तो अभी वही क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो पेज नंबर 31 मतलब 31 पे है वर्कबुक का। तो वहाँ पे हम देखते हैं परिच्छेद क्रमांक 1। यहाँ पे देखो परिच्छेद दिया है जो हमने अभी पढ़ा है। आकृति क्रमांक 1, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यहाँ देखा। हमने यहाँ पे अंडरलाइन करके भी देख रखा है, पहले से आपने देखा होगा, देखा ना? तो यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे उत्सव संगोष्ठियों सम्मेलनों, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, दिखा आपको? ओके। लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार, कैसे होंगे डॉक्टर राजकुमार, कैसा व्यवहार होगा इस साहित्य मनुष्य का, ये भी हमने अंडरलाइन किया है। और आपको अभी ये आंसर खुद ढूंढ के लिखने होंगे। अच्छा बच्चों, डॉक्टर राजकुमार यहाँ रहते थे प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन में, पहले लाइन में ही है। अभी ये जो क्वेश्चन है आकलन कृति, ये 4 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क के लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसका व्याकरण, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। नौकर, दास, साहस, हिम्मत, मुलाकात, भेंट, उत्तर, जवाब। उसी की तरह अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे भी क्वेश्चन है, प्रत्यय लगाकर नए शब्द जोड़े। व्यवहारिक, ई के पीछे लगने वाले मतलब प्रत्यय, व्यवहारिक। विचार, अधिकशील, विचारशील, पीछे लगाए शील, ये प्रत्यय। अभी सोमत अभिव्यक्ति जो है, उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और सम्मेलनों की आवश्यकता है। इस विषय पर अपने विचार लिखे। अभी उत्तम साहित्य मतलब अच्छे लेखक बनने के लिए क्या ज़रूरी है? संगोष्ठी और सम्मेलन। अभी संगोष्ठी मतलब क्या? ऐसी जगह, ऐसा एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता है कि उसमें बहुत सारे साहित्यकार, लेखक, कवि वहाँ आते हैं जो उनके क्षेत्र में चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं अभी। संगोष्ठी मतलब किसी विषय पर उस विषय के तज्ञों का चर्चा सत्र, डिस्कशन। उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियों अत्यंत आवश्यक है। इनमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। जो कुछ नया लिखा है उस पर चर्चा की जाती है, समालोचना की जाती है। देश व समाज में क्या चल रहा है उस पर भी विचार किया जाता है।
स्वदेश और विदेश के साहित्य पर गहन चर्चा की जाती है, डिस्कशन होता है, और स्वदेश और विदेश के साहित्य पर भी चर्चा की जाती है। प्रसिद्ध कवि और लेखक उभरते साहित्यकारों की रचनाओं पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और वे उत्तम साहित्य लिखने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका हुआ है पहला। समझे बच्चों? तो अभी जो है परिच्छेद क्रमांक 2, अभी परिच्छेद क्रमांक 2 जो है वो यहाँ पे है। तो परिच्छेद क्रमांक 2 जो है पेज नंबर 11 पर ही हम उसके यहाँ तक हमें पहला प्रश्न पढ़ा था कि वो बोलते हैं कि काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तभी वो जवाब क्या देते हैं वो देखेंगे। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित था। मतलब उनके जब वो पढ़ रहे थे या फिर छोटे थे, मतलब 1921, मतलब वो स्वतंत्र पूर्व काल था, आज़ादी वहाँ पे नहीं थी, और वहाँ उस टाइम समाज में बहुत सारी अंधश्रद्धाएँ थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो इसके लिए उनके मन उसके विरोध में था। और सन 1921 में जब केवल 15.5 वर्ष का था, मतलब 10वीं पास हुआ लड़का या फिर 10वीं से भी छोटा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो उन्हें उस टाइम गांधी जी के असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो लेखक भी वहाँ पे जुड़ गए थे। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। उस टाइम तो छोटे बच्चे थे और स्कूल छोड़ना उनको सोच भी नहीं सकते थे। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में रहते थे वो, अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, मौलाना शौकत नरसिंहपुर में, मध्य प्रदेश में वो नरसिंहपुर में रहते थे, और मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। अभी उस टाइम गांधी जी अंग्रेजी का विरोध करते थे, फिर इसलिए वो स्वदेश का नारा लगाते थे। वो सिर्फ अंग्रेजी जो स्कूलों है उनका भी विरोध करते थे, इसके लिए वो बोल रहे कि अंग्रेजी की तालीम जो है गुलाम बनने का नुस्खा है। क्यों कहते थे ऐसे? क्योंकि जब अंग्रेज भारतीयों को पढ़ा रहे थे तब उनका एक ही मकसद था कि यही भारतीय हमारी यहाँ नौकरी करे और हमारा काम संभाले। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, वो गुलाम बनने का एक नुस्खा हो गया। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। तो अगर गुलाम बनने का नुस्खा है तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है, गुलाम बनना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा किसमें हिम्मत है ऐसी कि जो कल से स्कूल नहीं जाएगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और इस बात पे लेखक ने बहुत विचार किया, अगर अंग्रेजी पढ़ाई अगर गुलाम बनने का नुस्खा है तो मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। और उसने घर में अपनी माँ से कह दिया कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और सभी लोग सख्ते में आ गए, मतलब भयभीत हो गए। इतना छोटा सा बच्चा है जो अभी से स्कूल पढ़ना नहीं चाहता है, क्यों? तो वो भी स्वतंत्रता में हिस्सा लेना चाहता है। तो ये बात बहुत भयानक थी, क्योंकि उस टाइम अगर कोई स्वतंत्र के आज़ादी के लड़ाई आता है तो उनको बहुत दर्द तकलीफ, या फिर कभी कभी तो उनको इसमें कैद में भी जाना पड़ता था। तो ये सारी बातें जो है उनके घर वालों को पसंद नहीं थी, तो इसके लिए वो सब सख्ते में आ गए, भयभीत हो गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा था, और उसके पिताजी जो थे डिप्टी कलेक्टर थे, और उसका बेटा जो सरकार के विरोध में था। लोगों ने बहुत समझाया कि पिताजी की पेज नंबर नेक्स्ट पे हम जाएंगे 12 पे। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। अभी इस छोटी सी नन्ही सी जान ने, जो 15 साढ़े 15 साल का लड़का है, जो गांधी जी के विचारों में प्रभावित होकर उन्होंने घर तक छोड़ दिया। और उसने सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर वो जैसे कि हम निकालते हैं ना 15 अगस्त के दिन, जैसे हम या फिर कुछ कार्यक्रम होते हैं तो एक साथ हम सब बाहर आते हैं और प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। तो उस तरह से वो उस टाइम अंग्रेज सरकार विरोध में किया करते थे। ये बात 1921 की
ही ही है और इस समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी थी और ये मेरी कविता मंगलाचरण थी, मतलब शुभ कार्य की शुरुआत थी। वो कहते हैं कि 1921 में पहली बार उन्होंने देश पर कविता की थी, बहुत छोटे थे और ये उनकी कविता की पहली शुरुआत थी। तो इस तरह से उनको प्रेरणा मिली, किससे? गांधी जी के वाक्यों से, विचारों से और मौलाना शौकत के वाक्य से। ठीक है बच्चों, तो अभी दूसरा क्वेश्चन जो है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हाँ, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया है क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। जो उनके पिताजी थे वो नरसिंहपुर में रहते थे, मध्य प्रदेश में। ये पहले हमने देखा था, नरसिंहपुर में रहते थे। तो वहाँ नागपुर जो है उनके थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, तो नागपुर में उनके लिए विश्वविद्यालय नज़दीक था, लेकिन उस विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तो फिर उन्होंने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने की सोच ली। सन 1925 में इंटर की परीक्षा दी। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और प्रयाग विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में है। अभी देखो क्या कहते हैं कि 1925, जैसे कि हमारे अभी बोर्ड की एग्ज़ाम होती, 10वीं होती, 12वीं होती, तो उस टाइम इंटर की एग्ज़ाम थी। तो उनकी इंटर की एग्ज़ाम 1925 में आई थी और जो पास हो जाने के बाद उनको आगे की शिक्षा लेनी थी, तो उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। मैंने इसी विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा प्रथम क्षेत्र में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे में गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ये सब कुछ कहने के बाद उनको अपना बचपन वो सब कुछ याद आने लगा और वो थोड़ा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। तो ये हमारा जो है यहाँ से तीसरा परिचय चालू होता है और हमारा परिचय यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसके प्रश्न उत्तर पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। ठीक है बच्चों, तो अभी परिचय क्रमांक 2, पेज नंबर 32। देखो वर्कबुक का पेज नंबर 32 यहाँ पे दिया हुआ है, परिचय क्रमांक 2। और उसका पहला क्वेश्चन जो है, हमने परिचय तो पढ़ा ही है, तो उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत अभी है नहीं। तो आकृति क्रमांक 1 आकृति पूर्ण कीजिए। राजकुमार जी के जीवन की घटनाएं गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग 1921 में लिए थे और 1925 में वो इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। हमने ये बात देखी है और किताब में हमने वो हाईलाइट भी की है। ठीक है, तो उसके बाद आगे जो है कारण लिखिए क्वेश्चन है। तो कारण लिखिए में वो क्या पूछते हैं हमें, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। डॉक्टर साहब से स्कूल छोड़े पर घर से निकल पड़ने का कारण, क्यों डॉक्टर साहब का स्कूल छोड़कर घर से निकलने पड़ने का कारण उन्हें गांधी जी के आदेश मानना था। ये भी वहाँ पे है। अभी आगे जो है वाक्य पूर्ण कीजिए। ये वाक्य जो पूर्ण करें ये बहुत आसान होता है। यही सेंटेंस आप अपने टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जो आकलन कृति है ना, उसके सारे उत्तर उसी टेक्स्ट बुक में होते हैं, सिर्फ ग्रामर अलग होता है और सोमत जो हमारे मन से लिखना होता है। मैंने अपनी माँ के आके बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। आगे देखिए, ये सारे आकलन है जो 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। उत्तर लिखिए। गांधी जी ने अंग्रेजी की तालीम को यह कहा, अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। मौलाना शौकत अली ने तेज आवाज़ में ये कहा, क्या कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद कृति नंबर 3 जो है वो है व्याकरण कृति। कौन से है? व्याकरण कृति। अभी देखो, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। बात, बातें, कविता, कविताएं, नौकरी, नौकरियाँ, नुस्खा, नुस्खे। उसके बाद यहाँ पीछे हमने प्रत्यय लगा कर लिखे थे। अभी उपस्वर्ग मतलब आगे वाले, कहाँ से? आगे वाले। हाँ, तत्पश्चात, तत्पश्चात, हाँ, उपस्वर्ग तत्, ये वाला जो है उपस्वर्ग है, मूल शब्द पश्चात। ओके, सर्वप्रथम, सर्व उपस्वर्ग, स्वर्ग है, मूल शब्द है प्रथम। उसके बाद जो है
सोमत अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन है। कहानी कविताओं के द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है, इस विषय पर अपने मत लिखिए। अभी देखो कहानियाँ तो हमें हर किताब में मिल जाती है। टेक्स्ट बुक में हमारे को कितनी कहानी है। पहली कहानी है ना राजा की वारिस, फिर उसके बाद नाखून, ये है। तो बहुत सारी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, तो कहानी से हमें अच्छा लगता है। कहानी किसको सुनना नहीं अच्छा लगता है। तो कहानी या कविता जो होती है ना, ये सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, तो मनोरंजन के साथ साथ वो हमें ज्ञान भी देती। तो कैसे, वो देखते हैं हम। देखो कहानियाँ और कविताएं हमारा सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, तो साथ साथ में ज्ञान भी देती है। कविता हमारे मन की बातें व्यक्त करती है। कवि और लेखक अपनी रचना जो लिखते हैं, अपनी रचना के जो विषय होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो अपने वातावरण से आते हैं। देखो आसपास के वातावरण से ही चुनते हैं। अंततः इसके लेखन से हम समाज में होने वाले परिवर्तन से परिचित होते रहते हैं। क्योंकि जो कवि और लेखक कहाँ जहाँ पे रहता है, वहाँ के जो समस्या होते हैं, वहाँ के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके दिल को छू जाते हैं और उसी के बारे में अपनी कविता या अपने लेखक में, अपने साहित्य में वो प्रतीत करता है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण मतलब आईना है। अगर हम किसी काल के विशेष बारे में जानना चाहते हो तो उस काल का साहित्य उसका सर्वोत्तम स्रोत है। अगर मुझे आज़ादी पूर्व का भारत देखना होगा तो मैं आज़ादी पूर्व का जो साहित्य है, अगर मैं वो देखूंगी तो आज़ादी पूर्व भारत कैसा है ये मेरे आंखों के सामने आ जाएगा। कवियों और लेखकों की कलम से अद्भुत शक्ति होती है। मध्यकाल में कबीर, रहीम, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, अनेक संतों और सुधारकों ने समाज सुधार के लिए कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रचार किया है। कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, सूरदास, तुलसीदास, ये सारी बातें हमने सुनी है, तो हमें ये कवि ज्ञात है। स्वतंत्रता के आंदोलन में लेखकों और कवियों का बड़ा योगदान है। स्वतंत्रता का जब आज़ादी नहीं हुई थी तो लोगों को समझाने का काम जो है कवियों ने और इन लेखकों ने किया था, और लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का काम भी इन्होंने किया था। इसलिए हम कहते हैं कि कविताएं और कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी करती है। तो प्यारे बच्चे, ये ज़रा वीडियो बड़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ग्रामर वगैरह भी देखना है और आपकी एग्ज़ाम जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट जल्दी आने वाली है। तो थोड़ा सा आज के दिन ज़रा आप मुझे एडजस्ट कर लो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम आते हैं तीसरा परिचित क्रमांक 3। अनुराग जी, अभी वहाँ से उन्होंने पूछा था ना कि डॉक्टर साहब, प्रश्न क्या था? डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? लौकिक और पारलौकिक, जो मतलब जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारे सामने है, जो हमारा वर्तमान है, और पारलौकिक मतलब जो हमारे आदर्श है, जो कभी हो नहीं सकता है, लेकिन उनकी हम आशा करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये हम सोचते हैं, तो वैसे ऐसा होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अभी इसके बाद उत्तर क्या देते हैं अनुराग जी, देखिए। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, नेचुरल एक्टिविटी है। सब लोग प्रेम करते हैं, कोई माँ पे करता है, कोई बहन पे करता है, प्रकृति पे करता है, अपने बीवी बच्चों पे करता है। तो प्रेम जो है प्राकृतिक नेचुरल एक्टिविटी। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, मतलब उनकी शादी हो गई और उनका घर बस गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया था, मतलब सत्व गुण से। जितने वो पहले बचपन में बहुत क्रोधित थे, या फिर उन्होंने निर्णय लिया था, स्कूल छोड़ने वाली बात कह दी थी और स्कूल छोड़ भी दी थी, तो लेकिन अभी ऐसा समय नहीं है। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। 1926 में उनका विवाह हुआ, 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिख डाला। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए हैं। जो उनके अनुभव थे वो कविता के माध्यम से प्रेरित, मतलब प्रेरणा दिए। मुझे बचपन से अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। बचपन से वो शौक थे, इसका रखते थे, और वो जब भी नाटक होते थे उसमें प्रोग्राम में वो हिस्सा लेते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, तो वो आगे फिर क्वेश्चन पूछे, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? वो देखते हैं वो क्या बोलते, देखो,
बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, सोचने वाला कि देश की राजनीति जो होती है, मतलब जो पॉलिटिकल स्थिति होती है उसके बारे में क्या है। मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्टेबिलिटी मतलब एक सरकार नहीं होती, एक सरकार 5 साल रहती है, या जैसे कि मोदी जी की सरकार थी कि हमने दोबारा उनको चुन के दिया, तो इसके लिए वो अभी फिर से है। लेकिन ये जो होता है एक स्थिरता नहीं होती, हर 1-2 साल के बाद, 5 साल के बाद ये बदली जाती है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा है। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। उनका जो राजनीति से दूर रहने का एक कारण था कि जो स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, कोई एक सरकार हमेशा नहीं रहती है। इसके लिए इस बात पे हमारे सरकार के बहुत सारे पैसे वेस्ट भी होते हैं और लोगों की एनर्जी भी इन पर चली जाती है। तो वो कहते हैं, और मैं बहुत नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी से मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है और मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में, मतलब साहित्य के बारे में भी सोचना चाहता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक गार्डियन के भांति, मतलब अभिभावक मतलब गार्डियन के भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। मतलब लास्ट में उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना है, तो मैं अभी यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने जो मुलाकात है वो समाप्त कर दी। तो हम अभी तीसरे जो है हमारा परिचय, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे ये है हमारा परिचय 3, ये हमारा परिच्छेद जो हम पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। राजकुमार जी ने जीवन की घटनाएं, विवाह 1926 में हुआ था और 1930 में कबीर का रहस्यवाद उन्होंने लिखा था। अभी देखिए, डॉक्टर साहब के राजनीति से दूर रहने का कारण, डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो है भूतपूर्व। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, ये चारों के चारों हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, सात्विकता और नैतिकता। उस आगे का क्वेश्चन है व्याकरण कृति। विरुद्धार्थी शब्द, प्रेम, गुना, जीवन, मरण, बचपन, बुढ़ापा, स्थिरता, अस्थिरता। अभी इसमें जो है प्रत्ययुक्त शब्द और प्रत्ययुक्त शब्द मतलब लास्ट में सात्विकता, सात्विक, अधिकता, सात्विकता, रहस्यवाद, रहस्य अधिक वाद, राजनीतिक, राजनीति अधिक राजनीतिक, साहित्यकार, साहित्य अधिक कार। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है स्वमत अभिव्यक्ति। देखो, देश के समुचित विकास में राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है विषय पर अपने विचार लिखिए। लेखक ने भी कहा कि राजनीति में स्थिरता नहीं रहती है, इसके लिए मुझे उसमें रुचि नहीं है। तो स्थिरता का क्या संबंध है, देखो हम समझते हैं। लोकतांत्रिक देश में, मतलब जो स्वतंत्र देश है, देश में स्वतंत्र विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। स्थिरता के अभाव में या तो देश में चुनाव होते रहते हैं या फिर चुनावों की तैयारी हो रही होती है। अगर स्थिरता नहीं है और फिर चुनाव की तैयारी होती है या फिर चुनाव रहते हैं, और चुनाव अगर होते हैं तो सबको काम लग जाता है। ऐसी अवस्था में सत्तारूढ़ पार्टी की सारी ऊर्जा, सारा ध्यान केवल चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहने के लिए लगा रहता है। जो जीती हुई पार्टी है वो कहती है कि हमारा ही राज है, इसके लिए वो पूरी शक्ति वो चुनाव के लिए लगा देती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास देश के विकास के विषय में सोचने का समय नहीं मिलता है। जनता बड़ी आशा और विश्वास के साथ सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है कि देशवासियों को देश के संसाधनों का लाभ मिलेगा। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं, तो उनका हमें लाभ होगा। लेकिन ये सारी जो बातें हैं चुनाव के लिए खर्च हो जाती है। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए सरकार कुछ उपयोगी नीतियाँ बनाएगी। मतलब अगर बहुत दिन तक एक ही सरकार रहेगी तो वो अपनी प्रजा के बारे में ज़्यादा सोच सकती है, चुनाव के बारे में नहीं सोचेगी।
बेरोजगार के अवसर या फिर मेडिकल सुविधा वो जनता को अच्छी तरह से दे सकती है। सभी देशवासी सुखी होंगे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण जैसा फायदा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। इसके लिए देश के विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो प्यारे बेटो, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है मधुबन लेसन ख़त्म हुआ है। तो हम आगे जो भी होगा अगले सेशन में देखेंगे। तब तक बाय, हैव अ गुड डे, नाइस डे।